नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हल्दी घाटी क्लासेस के अंदर। जैसे कि आप सबको विदित है कि आरपीएससी ने वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता दोनों के सिलेबस के अंदर पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। इसलिए बच्चे बड़ी असमंजस की स्थिति में हैं कि क्या बदलाव हुआ है, क्या हटाया गया है, क्या नया जोड़ा गया है। ये सिलेबस को पढ़ने में उनको दिक्कत आ रही है थोड़ा। तो आज अपने एक ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिसके ऊपर हम लोग विश्लेषण करेंगे पुराने पाठ्यक्रम और नए पाठ्यक्रम के ऊपर। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हम सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे, फिर हम इसमें फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे हिंदी विषय से संबंधित, और फिर हम ये देखेंगे कि स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटी की गई है, क्या समानता की गई है और दोनों में अंतर है तो अंतर क्या है। क्योंकि मुख्य रूप से बच्चों को एक समस्या ये आ रही है कि फिलहाल वो किसकी तैयारी करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। बच्चों को लग रहा है कि रीट मेंस की तैयारी करें हिंदी के अंदर, स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। रीट मेंस की आप तैयारी करें वो तो आपको करनी ही है, क्योंकि लगभग अगले साल के अंदर 2026 के प्रारंभिक मास में ही इसकी परीक्षा है। परंतु दूसरी तरफ आपको देखना है कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड उसमें क्या सिमिलरिटी है, किस तरीके से हम अपने पढ़ने की योजना को बनाएं, उस योजना के तहत हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ें अब पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज़ परीक्षा के पास पढ़नी चाहिए, कौन सा विषय किस तरीके से हमको तैयार करना है, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, इन सब पे हम आज चर्चा करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं सेकंड ग्रेड के सिलेबस से। आपकी स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहा है ये पुराना सिलेबस है जो पहले हिंदी का सिलेबस आरपीएससी ने जारी किया था। मेरे हाथ में जो है वो नया सिलेबस है 2025 का। दोनों स्क्रीन पे नहीं ओपन करके मैं पुराने के साथ ही उसको कंपेयर करके तुलनात्मक रूप से हम इसको पढ़ेंगे, आप देखिएगा। जैसे सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं, इसके अंदर हिंदी विषय है, खंड 1 की बात कर रहे हैं। जो खंड 1 है, इस खंड 1 के अंदर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर जो चीज़ें आती हैं हम उन पे बात करते हैं। जो मोस्टली इसमें व्याकरण का अंश रहता है और व्याकरण का ही पूरा अंश है इसके अंदर, उस पर अपने चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले नया मेरे पास है, पुराने के ऊपर ही विश्लेषण कर रहा हूं, ये ध्यान से आप पढ़िएगा। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण, ये तो सेम है, ये तो सेम है, जो पहले भी था और अब भी है वही सेम टू सेम है। परंतु इसके अंदर एक चीज जो जोड़ी गई है, न्यू जो ऐड किया गया है वो किया गया है कोश क्रम। जो नया टॉपिक जोड़ा गया है वो कोश क्रम है। शब्दकोश के हिसाब से शब्दों का क्या क्रम रहता है उसके ऊपर हमें चर्चा करनी है, जो स्वर और व्यंजनों के आधार पर आधारित होता है। तो आप उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि वो पहली बार आपके लगता है। हालांकि जब हम लोग हिंदी पढ़ाते हैं तो वर्ण व्यवस्था पढ़ाने के बाद में जो वर्ण विचार है उस टॉपिक के बाद में हम लोग कोश क्रम भी पढ़ाते हैं, परंतु पहले ये सिलेबस में ऐड नहीं था और अब मुख्य रूप से इसको ऐड किया गया है कोश क्रम को। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ण व्यवस्था के अंदर कोश क्रम को ऐड किया गया। फिर शब्द वर्गीकरण जो आता है, शब्द वर्गीकरण के अंदर आपको ध्यान रखना है स्रोत के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी, यानी ये सेम टू सेम है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। इसके बाद में शब्द वर्गीकरण आता है व्याकरण पर आधारित। इसके अंदर विकारी और अविकारी शब्दों की बात की जा रही है, और विकारी और अविकारी के अंदर आपको क्या याद रखना है कि इसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्रिया, ये तो हो गए विकारी। तो विकारी में तो ये 4 आ जाएंगे। अविकारी के अंदर केवल एक ही दे रखा है, क्रिया विशेषण। तो आपको इसमें क्रिया विशेषण को पढ़ना है 7 के अंदर, यानी विकारी में 4 पढ़ने हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी के अंदर आपको एक ही पढ़ना है, वो कौन सा पढ़ना है, क्रिया विशेषण। ये स्पष्ट रूप से इस नए सिलेबस के अंदर इस चीज को शामिल किया गया है। इसके बाद देखिए व्याकरणिक कोटियां हैं। व्याकरणिक कोटियों में लिंग, वचन, कारक, काल। लिंग, वचन, कारक, काल तो दे रखा है, परंतु वाच्य को हटा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पुराने सिलेबस में वाच्य इंक्लूड था, नए सिलेबस में वाच्य नहीं लिखा हुआ है, तो आप वाच्य को मत पढ़िएगा, क्योंकि काल दे रखा है, काल तक ही आपको सीमित होकर इसको पढ़ना है। इसके बाद में शब्द रचना की बात करते हैं। शब्द रचना के अंदर संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, तो ये सेम ही है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये सारे का सारा इसमें इंक्लूड है। बड़े अच्छे से आप अपने पाठ्यक्रम को आप पढ़िएगा, अच्छे से इसको कंपेयर कीजिएगा और फिर उसके बाद में अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कीजिएगा। शब्द ज्ञान की अगर हम बात करें तो शब्द ज्ञान के अंदर देखिए, इसके अंदर पर्यायवाची शब्द बिल्कुल है,
इसके अंदर विलोम शब्द बिल्कुल पहले भी था, अभी भी है। अनेकार्थी शब्द पहले भी था, अब भी है। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पहले भी था, अब भी है। और वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी पहले भी था, अब भी है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अभी तक जो आपको नजर आ रहा है इसके अंदर ध्यान रखिएगा, एक तो कोष क्रम जोड़ा गया है और वाक्य हटाया गया है, ये दिमाग में रखना है आपको। इसके बाद आप बात करते हैं वाक्य रचना की। वाक्य रचना की बात करते हैं तो वाक्य रचना में वाक्य के अंग और वाक्य के भेद दिए गए हैं। तो वाक्य का स्वरूप, वाक्य के अंग और वाक्य के भेदों की बात की गई है। इसके अतिरिक्त इसमें पद क्रम और वाक्य का स्वरूप ये इसमें दिया नहीं गया, हटा दिया गया है। यानी ये जो वाक्य का स्वरूप है एक तो ये हटाया गया है, एक पद क्रम हटाया गया है, क्योंकि नए सिलेबस में केवल क्या लिखा है, वाक्य के अंग और वाक्य के भेद और उपभेद। यानी ये तो है परंतु इनको पद क्रम को और वाक्य का स्वरूप ये इसमें से हटा दिया गया है। आप इस अनुसार इसकी तैयारी कीजिएगा, नए सिलेबस के अनुसार आपको ये तैयारी करनी है। इसके बाद अगर हम देखें तो आपको आगे दे रखा है शब्द शुद्धिकरण, ये वैसे का वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं है। वाक्य शुद्धिकरण ये वैसे का वैसे है, कोई बदलाव नहीं है। परंतु अब इंपॉर्टेंट बात है विराम चिन्हों का परिचय, ये इसमें से हटा दिया गया है। यानी नए सिलेबस के अनुसार सेकंड ग्रेड भर्ती के अंदर आपके विराम चिन्हों का टॉपिक हटा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में देखिए मुहावरे और लोकोक्तियां, अर्थ और प्रयोग, ये इसमें बिल्कुल दे रखा है, इसको कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है। परंतु इसमें से अपठित गद्यांश या पद्यांश ये इसमें से हटा दिया गया है, कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो नए सिलेबस के अंदर अपठित गद्यांश और पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है ये हटा दिया गया है। तो ये जो खंड एक है, जो खंड एक है आपका, खंड एक के अंदर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का जो सिलेबस है इसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था के अंदर केवल कोश क्रम को जोड़ा गया है। व्याकरणिक कोटियों के अंदर वाच्य को हटा दिया गया है। और वाक्य रचना का जो टॉपिक है इसमें वाक्य के स्वरूप को हटा दिया गया है, पदक्रम को हटा दिया गया, अंग और भेद वैसे का वैसा ही पड़ा है। और इसके अंतर्गत विराम चिन्हों के प्रयोग को हटा दिया गया है। अपठित गद्यांश और पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न आया करते थे उनको हटा दिया गया। ये तो आपका है खंड एक, है ना। अब बात करते हैं अपने खंड सेकंड की। खंड सेकंड की बात करें, खंड द्वितीय की बात करते हैं। देखिए खंड द्वितीय की बात करते हैं, स्नातक स्तरीय होता है। शब्द शक्ति और काव्य गुण, शब्द शक्तियों के भेद और उदाहरण बिल्कुल ये दिया गया है। इसके बाद में काव्य गुण भेद उदाहरण, तो काव्य की रीतियां नहीं है इसमें, एक बार काव्य के गुण है ये आपको ध्यान रखना है। और काव्य दोष भी है, काव्य गुण भी है। काव्य की जो रीतियां है ना ये इसमें से हटा दिया गया। काव्य रीति की कहीं इसमें बात नहीं दी गई है, केवल शब्द शक्तियां हैं और काव्य गुण और काव्य दोष है। तो शब्द शक्ति बिल्कुल है, शब्द शक्ति पढ़नी है आपको। काव्य की रीतियां हटा दी गई है, काव्य गुण दिया गया है। काव्य दोष जो है ना वो भी दे रखा है, काव्य दोष भी दे रखा है, ध्यान रखना। काव्य दोष नए सिलेबस में है। अब काव्य दोष में कौन कौन से हैं? श्रुति कटुतव बिल्कुल है, श्रुति कटुतव है, ठीक है। ग्राम्यतव बिल्कुल है, अप्रतितव बिल्कुल है, क्लिष्टव है, इसमें अक्रमतव है, अक्रमतव दोष भी है। और इसके अंदर दुष्क्रमतव ये दे रखा है, ये भी है। कहने का मतलब यह है कि ये स्नातक स्तरीय जो आपका पाठ्यक्रम है, स्नातक स्तरीय में पहले सबसे पहले आपको याद रखना है कि काव्य रीतियों को इस नए सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अलंकारों की। अलंकारों की अगर हम बात करें तो अलंकारों में देखिए कौन कौन सा है। सलेश दे रखा है, बिल्कुल है। यमक है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, विभावना अलंकार दे रखा है, संदेह अलंकार बिल्कुल दे रखा है, और भ्रांतिमान बिल्कुल दे रखा है, और विरोधाभास ये भी है। और उसके बाद में है अतिशोक्ति अलंकार, ये इसमें नहीं है। असंगति इसमें है, यानी ये सब है। मानवीकरण अलंकार को हटा दिया गया है, ये ध्यान रखना। मानवीकरण अलंकार को नए सिलेबस में हटा दिया गया है, पुराने में था। नए के अंदर क्या ऐड किया गया है हम उस पर बात करते हैं। नए के अंदर आपको ध्यान रखना है, इसमें ऐड कर दिया गया है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार जो है वो इसमें ऐड कर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त इसमें अपहोंती जो अलंकार है उसको भी ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये दो अलंकार नए ऐड किए गए हैं। और हटाया गया जो अलंकार है वो कौन सा है? मानवीकरण अलंकार है। ये सेकंड ग्रेड का सिलेबस, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इसके बाद छंद की बात करते हैं तो छंदों के अंदर देखिए द्रुत विलंबित छंद है, बिल्कुल है इसके अंदर।
हरि गीतिका बिल्कुल है इसके अंदर। दोहा, दोहा पहले भी था अब भी है। सोरठा पहले भी था अब भी है। कुंडलियां, कुंडलियां जो है वो नए में ऐड किया गया है, ध्यान रखना। छंदों के अंदर आपको ध्यान रखना है, इसमें कुंडलियां छंद ऐड किया गया है। कुंडलियां छंद ऐड किया गया है जो कि पहले नहीं था, अब नया ऐड किया गया है। इसके अंदर चौपाई पहले भी था अब भी है, ठीक है। छप्पे छंद, छप्पे छंद पहले नहीं था अब ऐड किया गया है। छप्पे छंद नया ऐड किया गया है। इसके अतिरिक्त मंदाक्रांता ये पहले नहीं था अब ऐड किया गया है। मंदाक्रांता ऐड किया गया है। मनहरण कवित, मनहरण कवित को ऐड किया गया है। और इसके अंदर मतगेंद स्वैया, मतगयंद सवैया को ऐड किया गया है। कुल मिलाकर के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसको भी एक करने की कोशिश की गई है। हम लोग जो बात कर रहे हैं ये सेकंड ग्रेड पे बात कर रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक पर, और स्कूल व्याख्याता जो है फर्स्ट ग्रेड उसके और इस सिलेबस को भी एक करने का कहीं ना कहीं आरपीएससी ने प्रयास किया है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कवित और सवैया, तो कवित में मनहरण कवित यानी कवित तो है परंतु केवल कौन सा है, मनहरण कवित है। सवैया है पर सवैया कौन सा है, मतगयन सवैया है। ये आपके छंदों पर हमने चर्चा की है कि कौन सा हटाया गया है कौन सा रखा गया है। इसके बाद रस की बात करें तो रस का स्वरूप, रसावयव और रस भेद ये सेम का सेम ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पे चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर क्या बदलाव है, क्या है। वैसे तो कोई भी बदलाव नहीं है, केवल लिखने का तरीका चेंज किया गया है। केवल लिखने का तरीका चेंज है कि इसने पूर्व आधुनिक काल और आधुनिक काल की बात की है, जिसमें नामकरण और काल विभाजन है। पूर्व आधुनिक काल का, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सबकी बात की गई है। आधुनिक काल की बात की है, उसमें पद्य और गद्य को अलग अलग करके रखा गया है। आधुनिक काल के अंदर गद्य और पद्य को अलग अलग करके रखा गया, तो ये अलग अलग तो पहले से ही था और वही चीज इसमें है, पद्य का विकास और गद्य का विकास इसमें रखा गया है। बस आपको क्या याद रखना है, जो गद्य है, गद्य में पहले कहानी थी अब भी है, कहानी थी कहानी अब भी है, उपन्यास बिल्कुल है, और नाटक ये भी है, निबंध ये भी है, परंतु संस्मरण को हटा दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा, आधुनिक काल के अंदर जो गद्य का विकास है उसके अंदर इस नए नोट्स के अंदर संस्मरण की कोई बात नहीं की गई है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हिंदी भाषा का विकास, उस पर आधारित हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इस पे ये सेम ही है। हिंदी व उसकी बोलियां ये भी दे रखा है बिल्कुल, सामान्य, परिचय और देवनागरी लिपि। अब इसके अंदर एक चीज ऐड हुई है और वो है राजस्थान की प्रमुख बोलियां, ये चीज ऐड की गई है। राजस्थान की प्रमुख बोलियां ये इसमें ऐड की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थानी बोलियों को भी शामिल कर दिया गया है। पिछली बार भी एक प्रश्न इस प्रकार का आया भी था फर्स्ट ग्रेड में, और वो पिछले से पिछली बार था, उसमें यह था कि दक्षिणी राजस्थान की बोली कौन सी है, और जिसका उत्तर निमाड़ी उत्तर किया गया था, दक्षिणी राजस्थान की बोली पूछा गया था। तो राजस्थान की बोलियों को अभी शामिल कर दिया गया है, क्योंकि राजस्थानी भाषा जो है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राजस्थान के अंदर उच्च स्तरीय आंदोलन किए जा रहे हैं, बड़ी क्रांतियां हो रही हैं, और बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो राजस्थानी भाषा के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। और सर इसी प्रयास में आरपीएससी ने भी अपना हस्तक्षेप किया, और आरपीएससी ने भाषा और बोलियों के इस टॉपिक के अंदर, इसके अंदर हिंदी भाषा के विकास में राजस्थानी भाषा की बोलियों को भी शामिल किया है इसके अंदर। इसके बाद हम देखें आगे तो कुछ पाठों की बात करेंगे, जो निर्धारित कुछ पाठ हैं उन पे चर्चा करते हैं। चलिए निर्धारित पाठों पे चर्चा करते हैं, और इसके बाद हम ये भी तुलना करेंगे कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में क्या अंतर है, क्या समानता है, दोनों में अलग अलग क्या है और दोनों में एक जैसा क्या है। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे कि जो सिमिलर चीजें हैं, जो समान चीजें हैं, उनको आप पहले पढ़ेंगे, असमान चीजों को आप बाद में पढ़ेंगे। चलिए चर्चा करेंगे, पहले सेकंड ग्रेड पे करते हैं। कबीर ग्रंथावली, और कबीर ग्रंथावली में श्याम सुंदर दास की बात है, ये पुराने सिलेबस पे चर्चा कर रहे थे हमने। कबीर ग्रंथावली, इसमें श्याम सुंदर दास इससे रिलेटेड है, और श्याम सुंदर दास से रिलेटेड प्रथम 5 अंग और प्रथम 10 पद ये सेम टू सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये सेम ही रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो रामचरितमानस है, तुलसीदास का रामचरितमानस, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से रिलेटेड है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जो रामचरितमानस है
उसके बालकांड पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से रामचरितमानस का प्रकाशन किया है। तो यही बालकांड इसमें है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सूरदास का भ्रमर गीत ये रामचंद्र शुक्ल का है और इसमें प्रारंभिक 20 पद लिए गए हैं, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। मीराबाई जो है, मीरा पदावली, मीराबाई में मीरा पदावली है, प्रथम 20 पद हैं, प्रारंभिक 20 पद, परंतु ये प्रारंभिक 20 पद जो है ये इसका संकलन करता जो है, इसका संकलन करता आप ध्यान रखिएगा परशुराम चतुर्वेदी नहीं, यहां पर जो है शंभू सिंह मनोहर है। शंभू सिंह मनोहर का जो संकलन है उसके प्रारंभिक 20 पद जो है वो इसमें लिए गए हैं, शंभू सिंह मनोहर के हैं, यानी ये हटा दिया गया है। ये संकलन जो परशुराम चतुर्वेदी का था इसको हटा दिया गया है इसके अंदर से, इस संकलन को यहां से हटा दिया गया है और इस संकलन की जगह किसको रखा गया है, शंभू सिंह मनोहर के संकलन को रखा गया है। तो मीराबाई है तो सेम ही, मीराबाई वाला टॉपिक भी सेम ही इसके अंदर, परंतु केवल संकलन करता जो है वो चेंज किया गया है इसके अंदर, ध्यान रखिए। उसके बाद में बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर का, बिहारी रत्नाकर ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, इससे रिलेटेड है। उसके बाद देखिए वीर सस्सई इसमें जोड़ा गया है सूर्यमल मिश्रण का, और नरोत्तम स्वामी, डॉक्टर नरेंद्र भानावत, लक्ष्मी कमल, इन सब का ये सेम ही है, प्रारंभिक 20 दो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र, और इस कुरुक्षेत्र में थोड़ा परिवर्तन है, कुरुक्षेत्र में ये परिवर्तन है, ध्यान रखना मित्रों कि रामधारी सिंह दिनकर का जो कुरुक्षेत्र लग रहा था उसमें पुराना जो सिलेबस था उसमें प्रथम सर्ग था, कौन सा सर्ग था, प्रथम सर्ग था, और अब जो लग रहा है ये छठा सर्ग लग रहा है, अब जो इसमें लग रहा है वो छठा सर्ग लग रहा है, यानी प्रथम की जगह कौन से सर्ग को इसमें शामिल किया गया है, छठे सर्ग को इसमें शामिल किया गया है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का, कामायनी सेम ही है, कामायनी में कोई परिवर्तन नहीं है, बस इसमें परिवर्तन है, ये ध्यान रखना आप, इसमें परिवर्तन हुआ है। जयशंकर प्रसाद कामायनी श्रद्धा सर्ग कोई परिवर्तन नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उनका चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 1 में उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति कोई चेंजिंग नहीं है, सेम टू सेम है। उसके बाद में आ रहा है उसके बाद देखो ये हटा दिया गया है, ध्यान रखना, इसको हटा दिया गया है। मोहन राकेश का जो उपन्यास है लहरों के राजहंस, इसको हटाया गया और इसकी जगह पे रखा गया है प्रेमचंद का गोदान, प्रेमचंद का गोदान रखा गया है, गोदान उपन्यास को शामिल किया गया इसके अंदर, ठीक है। फिर यादवेंद्र शर्मा का ये भी हटा दिया गया है, खून का टीका, इसको भी बहुत बड़ा उपन्यास था, ये बहुत बड़ा उपन्यास था खून का टीका, जो कि हमीरदेव सिसोदिया पर लिखा गया था मेवाड़ के राणा के ऊपर, और इसको हटा करके इसकी जगह लिखा गया है मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, ये इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद देखिए कहानियां हैं, कहानियों में उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, ये सेम टू सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और पूस की रात है प्रेमचंद का, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, आप ध्यान रखें ये सेम टू सेम है। और इसके बाद है पटाक्षेप नहीं होगा, इसको हटा दिया गया है, पटाक्षेप नहीं होगा हेतु भारद्वाज का, इसको हटा दिया गया है। उजाले के मुसाहिब, इसको भी हटा दिया गया है, विजयादानदिता का उजाले के मुसाहिब। तो दो कहानियां सेम रखी गई हैं, दो कहानियों को हटा दिया गया। तो नई कहानी कौन सी है, नई है यही सच है, मनु भंडारी का, मनु भंडारी की एक कहानी है यही सच है, यही सच है, ये इसमें शामिल किया गया है। उसके अतिरिक्त इसके अंदर और कोई परिवर्तन ज्यादा नहीं है, कोई विशेष परिवर्तन की बात इसमें नहीं की गई है, आपको ध्यान रखना है। हिंदी शिक्षण विधियों की बात करें तो हिंदी शिक्षण और शिक्षण विधियां, इनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, फिर भी अपने इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे भाषाई कौशलों का विकास है, श्रवण, उच्चारण, वर्तनी, वाचन, अभिव्यक्ति, इन सब की बात की गई है। हिंदी की विभिन्न विधाओं की बात है, शिक्षण विधियों की बात है, पाठ योजना निर्माण की बात की गई है, सेम टू सेम ये सारा एक साथ, ये सब कुछ सही चल रहा है। इकाई व दैनिक गद्य शिक्षण की बात है, पद्य शिक्षण की बात है, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण। इसमें जो नया जोड़ा गया है ये हटाया गया है, ध्यान रखना,
कहानी शिक्षण को इसमें से हटा दिया गया है, ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, नाटक शिक्षण है। और भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक शिक्षण, भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सतत समग्र मूल्यांकन, पाठांतर्गत और पाठोपरांत मूल्यांकन, ये सब इसमें शामिल किया गया है। तो मित्रों, ये आपके सामने जो अभी अपने चर्चा की है, ये चर्चा की है सेकेंड ग्रेड के सिलेबस की, क्या क्या शामिल हुआ है, क्या क्या इसमें हटाया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और ऐसा ही सिलेबस जो चेंज हुआ है, ये सेम टू सेम जो परिवर्तन आपको नजर आएगा, ये फर्स्ट ग्रेड में भी नजर आएगा। क्योंकि अलग अलग देखो वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है, एक ही वीडियो के अंदर हम लोग आपको ये बताएंगे कि क्या चीजें चेंज हुई हैं, क्या चीजें रखी गई हैं, और फिर इनका कंपैरिजन क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो एक साथ अपन देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिएगा इसके अंदर अब अपने बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस की। फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस की बात करते हैं, पेपर सेकंड लेक्चरर स्कूल एजुकेशन, इस पे बात करते हैं और हिंदी के पेपर से रिलेटेड अपने इस पे चर्चा करेंगे। और इसमें देखिए सबसे पहले खंड 1 आ रहा है जो उच्च माध्यमिक स्तर का है। उच्च माध्यमिक स्तर खंड 1 है और खंड 1 जो उच्च माध्यमिक स्तर का है, इसमें देखिएगा आपको अगर नजर आ रहा है तो लगभग क्या है कि ये जो सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का जो व्याकरण का जो पेपर है, व्याकरण का जो सिस्टम है ना, वो प्रथम पेज, ये पहला पेज, ये बिल्कुल सेम टू सेम है सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का, यानी वही बातें हैं। फिर भी अपन देखते हैं, देखिए वर्ण व्यवस्था में स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण है। अब इसमें ये चीजें इसमें नहीं दे रखी है, वो सेम टू सेम लेक्चरर वाला जो सेकंड ग्रेड का था ना, उसको सेम कर दिया गया है। सबसे पहले इसमें आप देखना, इसमें वर्ण व्यवस्था को शामिल किया गया है, वर्ण व्यवस्था या वर्ण विचार टॉपिक शामिल किया गया है। उसके बाद में इसके अंदर कोश क्रम को शामिल किया गया है, कोश क्रम को इसमें शामिल किया गया है। बिल्कुल सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को इक्वल करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, शब्द वर्गीकरण में तत्सम तद्भव विदेशी शब्द, देखिए इसमें तत्सम तद्भव विदेशी शब्द, इसका कोई चर्चा शायद पहले नहीं थी, अब इसमें जोड़ दिया गया है, ध्यान रखें आप। ठीक है, क्या जोड़ दिया गया है? तत्सम तद्भव और विदेशी शब्द, यानी ये सेम टू सेम आपको याद रखना है। यहां तक जो है वो यहां तक का ये सेम आएगा स्कूल लेक्चरर का, ध्यान रख लेना, स्कूल लेक्चरर का सेम सेकंड ग्रेड के सेम आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए शब्द वर्गीकरण में संज्ञा सर्वनाम है ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये बिल्कुल अलग से हटके ही है, ध्यान रखना। इसमें संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण, वो जो सेकंड ग्रेड में था ना, ये वही है इसके अंदर। ठीक है, सेम टू सेम इसके अंदर ये ऐड कर दिया गया है, आप ध्यान रखिएगा स्कूल लेक्चरर के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर। अब देखिए इसके अंदर व्याकरणिक कोटियों में लिंग वचन कारक, तो लिंग वचन कारक इसमें पहले वाले में कहीं पर भी ये नहीं था, अब इसमें फिर जोड़ दिया गया है, यानी इसमें लिंग जोड़ा गया, वचन कारक इनको ऐड किया गया है, लिंग वचन कारक को ऐड किया गया है इसके अंदर, और काल को ऐड किया गया है, काल को, यानी वाच्य इसमें भी नहीं है, तो काल इसमें जोड़ा गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इसके अंदर संधि, संधि पहले से थी तो संधि थी ही पहले। ठीक है, समास, समास था, उपसर्ग और प्रत्यय ये सेम ही है, जो पहले भी था अभी भी इसमें ऐड है। उसके बाद में शब्द ज्ञान में पर्यायवाची शब्द, ये पहले भी था अब भी है, और विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, ये सेम है, यानी इसमें और इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसके बाद में देखिए वाक्य रचना में वाक्य के अंग और वाक्य के भेद, वाक्य इसमें शब्द शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण ये तो पहले भी था और अब भी है, परंतु इसमें वाक्य के अंग और वाक्य के भेद ये इंक्लूड कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें वाक्य के अंग प्लस वाक्य के भेद ये इसमें और शामिल कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां ये भी इसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि ये जो पहला चैप्टर है इसके अंदर से काफी कुछ चीजें चेंज हुई हैं, और काफी जो चेंज हुआ है तो उसमें से काफी हटाया भी गया है, और काफी जो हटाया गया है वो हटाया गया क्या है उस पर अपनी चर्चा करते हैं। हटाया गया में देखो आपको अगर नजर आ रहा है कि क्या हटाया गया है, हटाए गए में अगर आपको नजर आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, हटाए गए में से देखो अर्धशासकीय
पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, आपको नए सिलेबस के अंदर ये कहीं नहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा नए सिलेबस में। ये जो पत्रावली से रिलेटेड जो सिलेबस था इसको हटा दिया गया है यहाँ से। उसके बाद अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश को इसमें से हटा दिया गया है। जन संचार के प्रमुख माध्यम पत्रकारिता, लेखन, इसको हटा दिया गया। कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी, लेखन, इन सबको जो मैंने रेड किया है इन सबको फर्स्ट ग्रेड में से हटा दिया गया है। भैया खुश हो जाओ बच्चों, अभी अब प्रसन्नता का समय आ गया है, क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो आपको कंफ्यूजिंग चल रही थी कि सर किसकी तैयारी करें और किसको छोड़ें, अब वो समय नहीं रहा है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस आरपीएससी ने सेम कर दिया है, सेम सिलेबस कर दिया है। लगभग ये पहला पोर्शन जो है, प्रथम खंड जो है, ये सेम टू सेम कर दिया गया है ना। इसमें आपको कहते हैं घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड की बात करते हैं, क्या क्या इसने किया है। सेकंड के अंदर भी काफी कुछ चीजें वो सेम ही है, वो सेम ही चीजें हैं सेकंड के अंदर जो सेकंड ग्रेड में थी, जो सेकंड ग्रेड में थी वही सेम चीजें हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्या सेम चीजें हैं, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। चलिए सुनो, शब्द शक्ति बिल्कुल है, शब्द शक्ति पहले भी थी, अभी भी इसमें शामिल है। अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, पहले इस पे बात करते हैं। काव्य गुण बिल्कुल काव्य गुण है, और काव्य दोष पहले नहीं थे, अब ध्यान रखना है इसके अंदर काव्य दोष को भी शामिल कर दिया गया है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर और सेकंड ग्रेड दोनों में काव्य दोष हो गए हैं। पहले फर्स्ट ग्रेड में केवल काव्य गुण थे, काव्य दोष नहीं थे, अब काव्य दोष भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, क्योंकि सेम सिलेबस किया, सेम सिलेबस करने का प्रयास किया गया है आरपीएससी के द्वारा इसके अंदर। अलंकारों में जो हम पहले बात करके आए हैं वही है, फिर भी आप एक बार चर्चा कर लेते हैं। यमक है इसके अंदर, श्लेष बिल्कुल है, उपमा है, रूपक है, और उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें भी है। संदेह है, भ्रांतिमान और दृष्टांत और उदाहरण, ये दो हटा दिए गए हैं। दृष्टांत और उदाहरण ये दो हटा दिए गए हैं, और जो मैंने पहले चर्चा की कुछ नए इंक्लूड किए गए हैं, वो कौन से हैं देखिएगा। भ्रांतिमान के बाद अगर हम देखें तो इसमें विभावना है, विभावना को ऐड किया गया है। इसके अतिरिक्त असंगति अलंकार को इसमें ऐड किया गया है। वही जो सेकंड ग्रेड है ना, सेम सेकंड ग्रेड वाला सिलेबस ही है, ठीक है। विरोधाभास पहले नहीं था, अभी है, विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। इसके अलावा इसके अंदर अतिशोक्ति अलंकार को शामिल किया गया है, अतिशोक्ति अलंकार को इसमें शामिल किया गया है, और उसके अलावा अपहुंति अलंकार को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें छंदों की, तो छंद के अंदर देखो, छंद इसमें दोहा बिल्कुल है, चौपाई है, ठीक है, रोला छंद, रोला छंद इसमें से हटाया गया है, ध्यान रखना, इसमें से रोला छंद हटा दिया गया है, और उलाला छंद भी इसमें से हटा दिया गया है, और गीतिका, हरि गीतिका में से गीतिका छंद हटा दिया गया है, हरि गीतिका पड़ा है। यानी इसको बिल्कुल सेकंड ग्रेड की तरह सेम करने के लिए ये तीन हटाए गए हैं, बाकी सेकंड ग्रेड वाले सेम ही है। देखिएगा इसमें द्रुत विलंबित है, द्रुत विलंबित जो सेकंड ग्रेड में भी है इसमें भी शामिल किया गया है। हरि गीतिका आ गया है, दोहा आ गया है, सोरठा इसमें नहीं लिखा हुआ, सोरठा भी है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कुंडलियां छंद जो है ये भी शामिल किया गया है इसमें, और चौपाई ये आ गया है। छप्पे छंद है इसके अंदर, छप्पे छंद जो है इसको भी शामिल किया गया है। उसके अलावा मंदाक्रांता को भी इसमें शामिल किया गया है, मंदाक्रांता। मतगेंद सवैया को इसमें शामिल किया गया है, और इसमें मनहरण कवित को भी शामिल किया गया है, मनहरण कवित को भी शामिल किया गया है। तो इस तरीके से बिल्कुल आप चाहे सेकंड ग्रेड वाला पढ़ो चाहे फर्स्ट ग्रेड वाला पढ़ो, खंड 1 और खंड 2 ये बिल्कुल सेम ही है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं रस की। तो रस का स्वरूप इसमें है, और रसावयव ये भी इसमें है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और विभिन्न रस के भेद जो हैं वो भी इसमें शामिल है, लक्षण, उदाहरण
विभिन्न रसों के लक्षण उदाहरण ये नए में नहीं है, विभिन्न रसों के लक्षण उदाहरण नहीं है, परंतु रस के भेद है तो वो उसी के अंतर्गत ही आ जाएगा, सेम टू सेम बात ही है, कोई फर्क नहीं आएगा। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास ये सेम ही है, बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया गया है, बाकी सेम चीजें हैं, कोई परिवर्तन इसमें नहीं है, सेम चीजें हैं, ठीक है। इतिहास लेखन में वही है, आदिकाल की रचनाओं की प्रामाणिकता की बात की जा रही है, मुख्य प्रवृत्तियां, रचनाकार, इनकी बात की जा रही है। भक्ति काल में संत काव्य, सूफी काव्य, इन सब पे यही चर्चा की गई है। रीति काल में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, तीनों की ये बात की गई है यहाँ पर। अब मुख्य रूप से क्या है, पहले यह था कि देव भूषण बिहारी घनानंद इनकी मुख्य रूप से बात है, परंतु अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको समस्त रचनाएं पढ़नी है, समस्त कवियों को पढ़ना है और उनकी समस्त रचनाओं को इसके अंतर्गत पढ़ना है। पहले देव भूषण बिहारी और घनानंद पे चर्चा कर रहे थे, अब समस्त को पढ़ना है इसके अंदर। आधुनिक काल की बात करें तो नवजागरण की बात करेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर हिंदी खड़ी बोली गद्य का उद्भव, भारतेंदु युगीन गद्यकारों का योगदान और भारतेंदु युगीन पत्रकारिता की इसमें चर्चा करनी है, बात करनी है आधुनिक काल के अंतर्गत, ठीक है। यानी इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, आधुनिक काल के अंदर मुख्य रूप से इसने नव जागरण की बात की है, आधुनिक काल में इसने मुख्य रूप से नव जागरण काल की बात की है। और नव जागरण काल में खड़ी बोली गद्य का उद्भव कैसे हुआ, हिंदी खड़ी बोली गद्य का उद्भव कैसे हुआ, इस पे चर्चा की गई है, नव जागरण काल आ गया इसमें। और भारतेंदु गद्यकारों का योगदान, समकालीन साहित्यकार कौन से थे उसकी बात की गई है, और भारतेंदु युगीन पत्रकारिता की बात की गई है। तो भारतेंदु युगीन पत्रकारिता जो है इसमें मुख्य रूप से प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आपसे पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है। गद्य की विविध विधाओं का विकास जो है वो इसमें आया है, नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, ये सारे हैं इसके अंदर। आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृतांत, है ना, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, संस्मरण रेखा चित्र की बात नहीं करके इसने रिपोर्टाज वगैरह की बात नहीं करके सीधा यात्रा वृतांत की बात की है। तो यात्रा वृतांत जो है ये इसमें आपको मुख्य रूप से पढ़ना है, ये ध्यान रखना। संस्मरण, रेखा चित्र और रिपोर्टाज की कोई बात नहीं है, रिपोर्टाज हालांकि यात्रा वृतांत के अंतर्गत भी आ जाता है, ठीक है, परंतु इसका इसमें कोई भी बात नहीं कही गई है। और काव्य का विकास जो है, पद्य जो भाग है इसका काव्य का विकास, इसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता सबकी बात की गई है। ये पूरे का पूरा सेम ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। यानी गद्य के विकास में केवल आपको ध्यान रखना है कि संस्मरण, रेखा चित्र और रिपोर्टाज की जगह यात्रा वृत्तांत कर लीजिएगा, बाकी सेम है, पद्य वाला भाग इसमें सेम है। अब बात करते हैं स्नातकोत्तर स्तर खंड तृतीय की बात करते हैं। खंड तृतीय जो है इसको आसान करने का प्रयास कुछ ना कुछ किया गया इसके अंतर्गत। खंड तृतीय की बात करते हैं। खंड तृतीय की अगर हम बात करें, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। खंड तृतीय की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले इसमें काव्य शास्त्र है, काव्य हेतु, काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन। काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन ये सेम टू सेम है, काव्य हेतु, लक्षण, प्रयोजन, यानी इनमें कोई फर्क नहीं है। इसके बाद रस निष्पत्ति और साधारणीकरण के सिद्धांत की बात इसमें की गई है, यानी ये भी सेम ही है। और इसमें ध्वनि सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत की बात भी की गई है, यानी ये पूरा चैप्टर सेम टू सेम है, कोई बदलाव नहीं है। इसके बाद अरस्तु की बात करें तो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत और अनुकरण के साथ साथ त्रासदी जो है इसको शामिल किया गया है। ट्रेजेडी जो है, अरस्तु का ट्रेजेडी जो सिद्धांत है, त्रासदी सिद्धांत, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। लोजाइंस का उदात्त तत्व ये पहले भी था, अभी भी शामिल है। और इसमें मनोविश्लेषणवाद इसको हटाया गया है, मनोविश्लेषणवाद को इसमें से हटा दिया गया है। फ्राइड का जो मनोविश्लेषणवाद था इसको हटा दिया गया है। हिंदी भाषा उद्भव और विकास, इसकी चर्चा हम करेंगे। हिंदी भाषा यहाँ थोड़ा नीचे दे रखा है रचनाओं के बीच में से, इसको अपन देख लेते हैं एक बार, सुनिए। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास ये इसमें दे रखा है। और प्रमुख बोलियां जो हैं उसकी बात, उपबोलियों की बात की जा रही है, राजभाषा की बात की जा रही है, देवनागरी लिपि का मानक स्वरूप की, परंतु वही चीज इसमें ऐड है, राजस्थानी भाषा की बोलियां। तो जो राजस्थानी बोलियां हैं उसको इसमें ऐड किया गया है, राजस्थानी बोलियां जो है उसको इसमें ऐड किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, राजस्थानी बोलियों को इसमें ऐड कर दिया गया। अब इस बीच वाले पार्ट को पढ़ते हैं कि पहले कौन से लग रहे थे और अब कौन से हैं। सेकंड ग्रेड के हिसाब से भी कुछ सेम किया गया है। कबीर ग्रंथावली है श्याम सुंदर दास की, जिसमें साखी के प्रारंभिक 5 अंग है। देखिए पहले क्या था, इसमें केवल गुरुदेव का अंग लग रहा था, अब ध्यान रखना है आपको प्रारंभिक 5 अंग लग रहे हैं, प्रारंभिक 5 अंग लगेंगे।
ठीक है। पद जो है इसमें प्रारंभिक 5 पद थे पहले, अब प्रारंभिक 5 पद नहीं होकर के इसमें अब प्रारंभिक 10 पद लग रहे हैं, 10 पद। ये इसमें परिवर्तन हुआ है कि पहले कबीर ग्रंथावली जो थी उसमें केवल गुरुदेव का अंग लग रहा था, अब प्रथम 5 अंग इसमें लग रहे हैं और पदों में प्रारंभिक 5 पद थे, अब इसमें 10 पद लग रहे हैं। इसके बाद जायसी की बात करें तो जायसी का ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली लग रही है इसके अंदर। जायसी पहले इंक्लूड नहीं था, पहले इंक्लूड नहीं था, अब किया गया है। तो आप ध्यान रखें इसके अंदर क्या चीज इंक्लूड हुई है, जायसी की ग्रंथावली। जायसी ग्रंथावली जो है वो इसमें ऐड कर दी गई है रामचंद्र शुक्ल की, और उसमें भी स्पेशली नागमती वियोग खंड, जायसी ग्रंथावली में स्पेशली नागमती वियोग खंड, नागमती वियोग खंड को इसमें शामिल किया गया, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा आप रामचरितमानस तुलसीदास, ठीक है, बालकांड है, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें और इसमें जो चेंजिंग हुई है वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद भ्रमर गीत है सूरदास का भ्रमर गीत इसमें शामिल किया गया है। भ्रमर गीत जो है सूरदास का वो इसमें शामिल किया गया है, सूरदास का जो भ्रमर गीत है वो इसमें शामिल किया गया है। भ्रमर गीत सूरदास का आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा है और इसमें भी प्रारंभिक 20 पद हैं। कितने पद हैं, प्रारंभिक 20 पद जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर का वो पहले भी था अभी भी है। प्रारंभिक 25 दोहे थे पहले, 25 दोहे थे, अभी भी 25 दोहे हैं, सेम ही है। प्रारंभिक 25 दोहे थे, अभी भी 25 दोहे हैं। उसके बाद इसमें साकेत मैथिली सन गुप्त का नवम सर्ग, ये भी लग रहा है, सेम टू सेम ही है। नया क्या ऐड किया गया है, नया ऐड किया गया है घनानंद कवित, घनानंद कवित को ऐड किया गया है और ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा संकलित है। और इसमें प्रथम शतक प्रारंभिक 10 छंद, प्रारंभिक 10 छंद लिए गए हैं प्रथम शतक के। प्रथम जो शतक है इसके प्रारंभिक 10 छंद लिए गए हैं घनानंद कवित के, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें और क्या था, काफी कुछ है इसमें, और क्या चीजें हैं इसमें, और क्या चीज ऐड हुई है, और क्या चीज ऐड हुई है, और ऐड है राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। कहीं ना कहीं जो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस था वो भी फर्स्ट ग्रेड में शामिल किया गया है, तो पक्का हो सकता है कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस भी चेंज होगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का कुछ सिलेबस इसमें इंक्लूड किया जा रहा है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राम की शक्ति पूजा जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, निराला की रचना है ये, इसको इसमें शामिल किया गया है। फिर है आपका बंटी मनु भंडारी का, तो ये तो पहले भी नहीं था, मनु भंडारी का यही सच है लग रहा था, और यही सच है, ये अब शामिल नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो ये हटा दिया गया है, ये हटा दिया गया है। मनु भंडारी का जो अभी मौजूद है वो कौन सा है, मनु भंडारी का है आपका बंटी, आपका बंटी, ये रचना जो है मनु भंडारी की ये इसमें शामिल की गई है। जयशंकर प्रसाद का पुरस्कार पहले भी था अब भी शामिल है, और प्रेमचंद का कफन पहले भी है अब भी शामिल है। अब निबंधों में देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन हुआ है। इसमें देखिएगा कविता क्या है इसको हटा दिया गया है, ये शामिल नहीं है। कविता क्या है ये हटा दिया गया है, और सरिस के फूल वगैरह ये सब ये पूरा हटा दिया गया है, ये पूरा जो सिस्टम है इस पूरे को हटा दिया गया है। इसकी जगह क्या है उस पर अपन चर्चा करते हैं। इसमें एक तो है रोज या ग्रेगरिन अज्ञे की एक रचना है, ग्रेगरिन या रोज। गदल है रांगेय राघव का, रांगेय राघव का गदल, इसको शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद जो है, जयशंकर प्रसाद की एक रचना है चंद्रगुप्त, वो भी इसमें शामिल की गई है। चंद्रगुप्त किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, तो ये भी शामिल की गई है। कुल मिलाकर के पाठों में एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, देखिए कि लेसन में से क्या क्या लग रहा है क्या क्या हट रहा है। लेसन में अगर हम बात करें तो कबीर ग्रंथावली बिल्कुल लग रहा है पहले भी था,
परंतु अब की बार इसके अंदर गुरुदेव का अंग नहीं है, प्रारंभिक 5 अंग है। प्रारंभिक 5 पद थे पहले, अब प्रारंभिक 10 पद है इसके अंदर। बालकांड सेम टू सेम है, बिहारी रत्नाकर सेम है, साकेत सेम है, बस निबंधों में से ये हटाए गए हैं। ये कविता क्या है और सरिस के फूल ये हटाया गया है, इसकी जगह रोज रखा गया। आगे का गदल है रांगे राघव का, चंद्रगुप्त है जयशंकर प्रसाद का, ये रखा गया है। कहानी कफन पुरस्कार ये सेम ही है। यही सच है मनु भंडारी का, ये हटाया गया है और इसकी जगह मनु भंडारी का आपका बंटी इसमें शामिल किया गया है। हिंदी उद्भव और विकास, बोलियां उपबोलियां, राजभाषा, देवनागरी लिपि, ये राजस्थानी बोलियां, ये सेम टू सेम इसके अंदर पहले भी था अभी भी है और राजस्थानी बोलियों को इसमें शामिल किया गया, ये ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त अंतिम क्षणों पे चलते हैं और बात करते हैं शिक्षा शास्त्र की। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री किशोर अधिगम करता हेतु ये सेम टू सेम है। संप्रेषण कौशल है इसके अंदर और वही सेम चीज इसके अंदर है। शिक्षण प्रतिमान शामिल किए गए हैं, सेम टू सेम ही है, ज्यादा विशेष कोई अंतर नहीं है। प्रशिक्षण प्रतिमान, सामूहिक अन्वेषण इसमें ये शामिल किया गया है। पहले था अग्रिम संगठक प्रतिमान, संप्रत्यय, संप्राप्ति, प्रच्छा, प्रति, सूचना प्रक्रिया, किस तरफ गया, संप्रेषण कौशल। शिक्षण प्रतिमानों में थोड़ा चेंज है, अग्रिम व्यवस्थापक है, इसकी जगह अग्रिम संगठक प्रतिमान लिखा हुआ है। अग्रिम संगठक प्रतिमान ये इसमें शामिल किया गया है। और दूसरा था प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान, प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान ये तो सेम ही है, ये पढ़ा इंक्वायरी ट्रेनिंग। और उसके बाद में सामूहिक अन्वेषण, सामूहिक अन्वेषण इसमें शामिल किया गया है, सामूहिक अन्वेषण ये इसमें शामिल किया गया है, ध्यान से। और इसके बाद गैर निर्देशात्मक प्रतिमान, गैर निर्देशात्मक प्रतिमान ये नए मॉडल इसमें शामिल किए गए हैं, एजुकेशन मॉडल। और इसके अंदर से हटाया क्या गया है, ये संप्रत्यय, संप्रत्यय संप्राप्ति जो था ये हटा दिया गया है, सूचना प्रक्रिया ये हटा दिया गया है। शिक्षण के दौरान शिक्षण में अधिगम सामग्री तैयार करना उपयोग ठीक है, ये पहले भी था अब भी है, यानी इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। इस शिक्षण प्रतिमान में थोड़ा परिवर्तन हुआ है और वो प्रतिमान मैंने बता दिया आपको। अग्रिम व्यवस्थापक की जगह अग्रिम संगठक प्रतिमान है, संप्रत्यय संप्राप्ति सूचना प्रक्रिया हटा दिया गया है, सामूहिक अन्वेषण जोड़ा गया है, गैर निर्देशात्मक प्रतिमान जोड़ा गया है, प्रच्छा प्रशिक्षण या प्रच्छा प्रतिमान पहले भी था अभी भी है, सेम टू सेम है। तो कुल मिलाकर के ये आपका फर्स्ट ग्रेड का हो गया। और उसके अलावा लास्ट आपका जो बचा है, लास्ट जो बचा है शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर और सूचना तकनीकी आईसीटी का प्रयोग है। आईसीटी का सेम ही है, इसमें आईसीटी का सेम है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये चीज़ें दी गई है, क्योंकि संप्रत्यय में ये पूरा आ जाता है। डिजिटल अधिगम, डिजिटल अधिगम इसमें आ जाएगा, इसमें शामिल किया गया है डिजिटल अधिगम। तो डिजिटल तरीके से जो लर्निंग हो रहा है उसका प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसमें प्रणाली उपागम, प्रणाली उपागम को हटाया गया है और ई अधिगम और वर्चुअल कक्षा कक्ष ये इसमें जोड़ा गया है। इसमें जोड़ा गया है ई अधिगम, ई लर्निंग शामिल किया गया है, और एक है वर्चुअल कक्षा कक्ष, जो डिजिटल कक्षा कक्ष है, आभासी कक्षा कक्ष ये इसमें शामिल किया गया है। जिस तरीके से अपने डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं उस चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। शिक्षण अधिगम और ये हटा दिया गया है कंप्यूटर सहाय अधिगम, वैसे ठीक है शिक्षण अधिगम हो सकता है, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन इसमें एक नई चीज जोड़ी गई है, इसकी जगह पे इसके स्थान पर नया जोड़ा गया है, वो है शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम एवं आकलन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण ये शब्द जोड़ा गया है। अब ये क्या चीजें हैं इनको अपन थोड़ा पढ़ेंगे, रिसर्च इस पे भी करेंगे, देखेंगे कि क्या मार्केट में इससे रिलेटेड डाटा आ रहा है, क्या चीजें आ रही हैं, उन पे अपन अध्ययन भी करेंगे। क्लासेस भी आपके सुचारू रूप से लगाएंगे। सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए आपका
जो क्लासेज है उसको भी शुरू करेंगे। हल्दी घाटी के ऐप के ऊपर आप लोगों को सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड हिंदी से रिलेटेड जो पाठ्यक्रम है उसका पूरा कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा बहुत जल्द ही। और यूट्यूब के ऊपर भी आपको जल्दी ही व्याकरण से रिलेटेड कक्षाएं मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। व्याकरण की कक्षाएं आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगी, ऐप पर भी मिलेगी। व्याकरण से रिलेटेड बड़े शॉर्टकट तरीके से अलग अलग प्रकार की ट्रिक्स यूज करके आपको व्याकरण भी पढ़ाई जाएगी और ट्रिक्स के माध्यम से आपको पूरा हिंदी साहित्य भी पढ़ाया जाएगा। ट्रिक्स के माध्यम से आपको अलग अलग जो रचनाएं हैं रचनाकारों की उनको भी याद करने का तरीका बताया जाएगा, किस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। हमने अभी दोनों पाठ्यक्रमों पे बात की है और दोनों पाठ्यक्रमों को एक बार हम कंपेयर करके दोबारा देख लेते हैं। आप देखिएगा इसके अंदर आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये सेम टू सेम अगर नजर आ रहा है तो कि देखो आप खंड जो प्रथम खंड है, प्रथम खंड जो है इसके अंदर सेम टू सेम है। खंड प्रथम ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर का है, ये उच्च माध्यमिक स्तर का था। ये दोनों सेम टू सेम है अगर आपको नजर आ रहा है तो। स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण और ये सब कुछ इधर जो सेम है ये सेम टू सेम ही इधर है, कोई परिवर्तन नहीं है। यानी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड व्याकरण या खंड एक जो है ये प्रथम खंड जो है ये एक जैसा है, इसमें कोई फर्क नहीं है, आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा इसके अंतर्गत। इधर शब्द रचना दे रखा है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, ये सेम इधर है शब्द रचना में संधि समास उपसर्ग प्रत्यय सेम टू सेम चल रहा है मित्रों। शब्द ज्ञान में पर्यायवाची विलोम शब्द अनेकार्थी समश्रुत वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी सेम टू सेम है। इधर आप देखेंगे ये सेकंड ग्रेड का बता रहा हूँ, ये फर्स्ट ग्रेड का बता रहा हूँ, सेम टू सेम है। खंड एक जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, दोनों क्या है बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है। वाक्य रचना में देखो वाक्य के अंग वाक्य के भेद हैं वो इधर भी हैं और इधर भी हैं, दोनों तरफ सेम टू सेम चल रहा है। यही शब्द शुद्धिकरण वाक्य शुद्धि और मुहावरे लोकोक्तियां हैं सेकंड ग्रेड के अंदर, वही इस तरफ है शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धिकरण और मुहावरे और लोकोक्तियां, ये सेम टू सेम चल रहा है। आपको कतई घबराना नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये आपके लिए इजी किया है, आरपीएससी ने कठिन नहीं किया है, आपके सिलेक्शन के लिए ये सही समय है कि अब जो आप पुराने समय से जो आप जुड़े हुए हो तैयारी कर रहे थे, अब आपके लिए एक ही तैयारी में आप दोनों पेपर की तैयारी कर पाएंगे एक ही साथ, ठीक है। देखिए आप लोग इस तरफ आप देखेंगे स्नातक स्तरीय द्वितीय है ना, स्नातक स्तरीय खंड द्वितीय आ गया है। अब इसमें सेम ही है शब्द शक्ति और काव्य गुण, ये देखो शब्द शक्ति काव्य गुण, काव्य दोष जो भी दे रखे हैं ये सेम टू सेम काव्य दोष है। अलंकार जो इधर है वही अलंकार इधर है सेम टू सेम, जो छंद इधर है वही छंद इधर है, जो सेकंड ग्रेड में है वही फर्स्ट ग्रेड में है, ध्यान रखिएगा। जो रस का टॉपिक है वो भी सेम इधर है और उसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें हल्की फुल्की शब्दों का परिवर्तन जरूर है परंतु हिंदी साहित्य इतिहास तो वही है। हिंदी साहित्य का इतिहास वही है कि नामकरण काल विभाजन है ना, आपको आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक पूरा ही पढ़ना है और आधुनिक काल में गद्य और पद्य दोनों के विकास की बात करनी है। इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, सेम टू सेम ही चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में गद्य विद्याएं और ये सब आ गया। हिंदी भाषा का इधर भी था, हिंदी भाषा से रिलेटेड बात हमने इधर भी की थी, शायद आगे आ जाएगी कहीं ना कहीं। हिंदी भाषा से रिलेटेड बात आ जाएगी, वो सेम ही मिलेगा, जो इस तरफ है वही इस तरफ मिलेगा आपको, ठीक है। अब आप देखना इसमें काव्य शास्त्र की बात करते हैं अपने निर्धारित पाठों की। काव्य शास्त्र तो आपको पता है कि जो फर्स्ट ग्रेड में है वो सेकंड ग्रेड में नहीं है, ठीक है। अब पाठों की बात करें तो पाठ बहुत सारे सेम टू सेम लग रहे हैं, इस तरफ अपने सेम टू सेम पाठ लग रहे हैं, ध्यान रखना। जैसे इधर कबीर ग्रंथावली है श्याम सुंदर दास की, साखी प्रारंभिक 5 अग 10 पद है, ये दे रखा है, यही सेम टू सेम आपका इस तरफ भी आएगा। एक मिनट, बिल्कुल ये फर्स्ट ग्रेड वाला है, इधर सेकंड ग्रेड वाला है, ठीक है। तो ये आपके स्टार्टिंग वाला सेम टू सेम ही लग रहा है, जो इस तरफ है वही इस तरफ दे रखा है। इसमें रामचरितमानस, भ्रमर गीत, मीरा पदावली लगभग सेम टू सेम ही है, वही चीजें इस तरफ हैं, वही चीजें आपको इस तरफ मिलेंगी। देख लेना, रामचरितमानस मिल रहा है, भ्रमर गीत मिल रहा है, वही चीजें इधर मिलेगी आपको, इसमें मिलेगी। भ्रमर गीत है, बिहारी रत्नाकर मिल रहे, जायसी ग्रंथावली अलग है बस इसके अंदर, ठीक है। बाकी घनानंद कवित ये अलग है, साकेत अलग है, राम की शक्ति पूजा, आपका बंटी, ये सब अलग है। बाकी चीजें सेम टू सेम नहीं है। गोदान प्रेमचंद का इस तरफ लग रहा है, इस तरफ नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में गोदान नहीं है, ठीक है। बाकी चीजें थोड़ा अलग है, मतलब पाठ जो लग रहे हैं वो अलग लग रहे हैं। काव्य शास्त्र है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस तरफ काव्य शास्त्र फर्स्ट ग्रेड में अलग तरीके का भी लग जाता है। जो व्याकरण है खंड एक जो है और खंड बै वो लगभग सेम है,
आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए जो चीज़ें सेम हैं उन सेम चीज़ों की तैयारी आप पहले करेंगे। जो अलग चीज़ें हैं जो फर्स्ट ग्रेड में लग रही है या केवल सेकंड ग्रेड में लग रही है, जो खास करके पाठ वगैरह है, उन पाठों को आप अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। परंतु हिंदी साहित्य का इतिहास वो सेम टू सेम है, व्याकरण बिल्कुल सेम कर दिया गया है, पत्रकारिता वगैरह वाले टॉपिक उसमें से हटा दिए गए हैं और उसके अंदर से सेकंड ग्रेड में जहां पर विराम चिन्हों का टॉपिक था वो भी उसमें से हटा दिया गया है। तो कुल मिला के आपके लिए बड़ी सहूलियत की गई है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा समझाया गया यह पाठ्यक्रम आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत जल्दी ही हल्दी घाटी क्लासेस के मंच पर आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएगी, ऐप के अंदर भी मिलेगी और यूट्यूब के ऊपर हम 100 ट्रिक के माध्यम से पूरे हिंदी साहित्य को और व्याकरण को पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं कपिल सोनी आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इस वीडियो को आपने पूरा देखा है, आपने समझने का प्रयास किया होगा और अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। अपनी तैयारी में तत्पर रहिए। हल्दी घाटी क्लासेस आपके भविष्य के लिए अग्रिम रूप से शुभकामनाएं प्रदान करता है। धन्यवाद। जय हिंद।